नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे पाठ 12 के बारे में, जिसका पाठ 12 का नाम है क्या, औरंगजेब। हमने बताया था बच्चों औरंगजेब किस तरह से शासन संचालित करता है। जो भी उसके पहले के पूर्वज जैसे अकबर था, जहांगीर था और इसके बाद शाहजहां जिस तरह की नीतियां लागू किए हुए थे और जिस तरह का सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए हुए थे, उसको औरंगजेब ने पलट दिया। और पलटने का उसका सबसे बड़ा रीज़न था वो क्या है कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था। तो वो सोच रहा था कि हम धर्म का सहारा ले लें और धर्म के सहारे के साथ जो है अपने साम्राज्य को पुनः खड़ा करें। लेकिन उसमें भी वो धीरे धीरे असफल हो जाता है और देखेंगे हम कि औरंगजेब के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, टूटकर बिखर जाता है। और उसके बाद आने वाले जो भी शासक रहते हैं, ये उसकी भी गलती बहुत अधिक तक नहीं रहती है। यह भी है कि जब उसके बाद जो भी शासक आते हैं, चाहे बहादुर शाह हुआ, चाहे जहांदार शाह हुआ, चाहे फर्रुखसियर हुआ, इन सब बहुत ही अयोग्य किस्म के थे। और इस समय जो है दरबारी गुटबंदी इतनी अधिक हो गई थी कि अमीर वर्ग क्या करता था कि वो बादशाह को शासक बनाने की होड़ में लगा रहता था कि वो जिसको चाहे तिसको शासक बना देता था, जिसे चाहे गद्दी से उतार देता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बादशाह जब पावरफुल होता है बच्चों, तो वो अपने जो अधीन अधिकारी होते हैं उन्हें नियंत्रित करता है और अपने अनुसार कार्य करवाता है। लेकिन जब अधिकारी मजबूत हो जाते हैं तो बादशाह को कार्य करने नहीं देते हैं और वो जो है अपने अनुसार वो अधिकारियों की कठपुतली बनकर रह जाता है, जैसा कि औरंगजेब के बाद के शासक हुए। तो बच्चों, हम इसका प्रश्न उत्तर आपने जिन बच्चों ने बेहतर तरीके से पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा और उसको देखा होगा, तो वो इस प्रश्न और उत्तर को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्रश्न को औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी? उत्तर, औरंगजेब ने मुहस्सिब की नियुक्ति समाज में अनैतिक आचरण और मादक पदार्थों के सेवन से रोकने के लिए किया था, ताकि समाज धार्मिक नियमों के अनुसार आचरण करें और शांति व्यवस्था बनी रहे। औरंगजेब, जैसा कि हमने बच्चों को बताया हुआ है कि औरंगजेब धार्मिक प्रवृत्ति का जो है शासक था। तो वो चाहता था कि जो इस्लाम के नियम हैं वो हूबहू लोग पालन करें, और उसका यदि कोई नियम उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसने मुहस्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, ताकि वो उनको समझाए बुझाए, हो सकता है कि उनको दंडित भी करे, उनको जो है कि डराए धमकाए। तो इस तरह के कार्य करने के लिए मुहस्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, ताकि वो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, इस्लाम के जो नियम हैं उनका पालन करवाएं। तो ये औरंगजेब की एक नई तरकीब थी कि ताकि जो है समाज में स्थिरता बनी रहे। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, प्रश्न खो, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? इसमें ये बच्चों बताना है कि औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। क्या हम मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को पूर्णतः उत्तरदायी मान सकते हैं या नहीं? तो हम देखते हैं उत्तर में, वैसे औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जहांगीर और शाहजहां के समय से समस्याएं चली आ रही थी। मतलब बच्चों, जागीर संकट जो हमने बताया था, जागीर का संकट, वो जहांगीर और शाहजहां के समय में भी चली आ रही थी। कृषि से संबंधित समस्याएं जहांगीर और शाहजहां के समय से चली आ रही थी। अमीरों का जो है कि शक्तिशाली होना उन्हीं के समय से चला आ रहा था। बस ये हो गया कि आगे देखते हैं कि औरंगजेब के समय ये और अधिक जो है विकराल स्थिति में आ गई। बस औरंगजेब के समय में अधिक विकराल हो गई। औरंगजेब अनावश्यक राजपूतों और दक्षिण के राज्यों मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा से उलझा, जिससे उसकी शक्ति और धन दोनों की हानि हुई। बच्चों, इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह बेवजह जो है राजपूतों से उलझ गया। जैसे राजपूत पहले अकबर के विश्वास पात्र थे, उसे ऊंचा पद दिया, उन्हें ऊंचा पद दिया, और ऊंचा पद प्राप्त करके राजपूतों ने बहुत ही अच्छी सेवा अकबर की, उसे बहुत सारे राज्य दिलाए जीतकर, उनकी सैनिक सेवा बहुत अच्छी की। तो लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि उनके और राजपूतों के राज्य पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब कब्जा करना शुरू किया तो राजपूत जो है कि वो उससे विमुख हो गए या उससे उसका विश्वास खो दिए, और
उन्होंने जो तत्परता के साथ, जो मेहनत के साथ मुग़ल साम्राज्य से जुड़े होने का लगन था उनमें, चाहत थी, वो उनकी टूट गई। और इस तरह से जो औरंगज़ेब था वो जो राजपूतों की सेवा प्राप्त करने में असफल रहा। फिर वो मराठों से संघर्ष करता है। आप देखेंगे कि अपने शासनकाल के लगभग 50 वर्षों तक वो शासन करता है। लगभग 25 वर्ष तक वो दक्षिण भारत में ही व्यतीत करता है कि वो कभी बीजापुर को पराजित करता है, कभी गोलकुंडा को पराजित करता है, कभी मराठों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकता रहता है। और मराठों को पराजित करते करते 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसकी मृत्यु दिल्ली में नहीं होती है। तो इस तरह से वो क्या होता है कि उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि विश्वास वो हिंदुओं और राजपूतों का खो देता है। दूसरा वो क्या करता है कि जब वो युद्ध कर रहा होता है तो उसमें उसको धन की, संपत्ति की और सैनिकों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप खजाने में जो है कि पैसा होना चाहिए। लेकिन औरंगजेब का हमने बताया खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था, तो उसकी स्थिति और गंभीर होती चली गई और जो अमीर वर्ग था वो उससे स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करने लगा। वहीं जागीर संकट ने राजकोष को खाली कर दिया जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। हम देखते हैं बच्चों की धीरे धीरे क्या हो गया, जागीर संकट उत्पन्न हुआ। किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, किसानों पर अधिक से अधिक कर वसूला जा रहा था। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, किसान भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए। तो इससे आप देखेंगे बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे सतनामी विद्रोह हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ। ये किसानों के द्वारा कुछ विद्रोह किए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि किसान भी उससे नाराज़ थे और इस कारण उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। फिर आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। बच्चों आर्थिक संकट का अर्थ है कि आपकी, जैसे कहते हैं ना, किसी पिताजी की आपकी अगर जेब ढीली हो, ढीली का मतलब जो है घर में पैसा ना हो, तो क्या होगा, पिताजी कहीं दूसरे बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, कभी माता पे गुस्सा निकालते हैं, कभी किसी पर गुस्सा निकालते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से मुगलों की क्या हो गई कि जो आर्थिक मजबूती थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, खजाना उनका खाली हो गया। और जब खजाना खाली हो गया तो वो उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पैसा उसी के हाथ में सब कुछ। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, समझ लीजिए। तो इसलिए कहेंगे कि आप पढ़िए, अधिकारी बनिए। आपके हाथ में पैसा रहेगा, पावर रहेगा तो आपको सब पूछेंगे, और नहीं रहेगा तो कोई नहीं आपको पूछेगा। उत्तर, मुगलों के पतन में दरबारी गुटबंदी। हमने बताया कि अमीर गुटबंदी करते थे। कोई ईरानी गुट था, कोई अफ़गानी गुट था, कोई हिंदुस्तानी गुट था। अलग अलग गुट के लोग थे। तो ये सोचते थे कि हमें ऊंचा ओहदा मिले, हमें ऊंचा ओहदा मिले। तो इसके लिए एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते थे। दूसरा जागीर संकट, हमने बताया है कि जागीरदार जो होता था वो किसानों से अधिक से अधिक राजस्व लेना चाहता था। जब अधिक से अधिक राजस्व लेना चाहेगा तो क्या होगा कि किसान भाई खाने के लिए जब उसके पास नहीं होगा तो वो खेती क्या करेगा। तो इसलिए वो किसान भी परेशान था। और अनेक विद्रोह के साथ, आप जानते हैं विद्रोह बहुत हुए, जैसे सतनामी विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ। तो इन विद्रोहों ने भी स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब कर दी। ख़राब कैसे की कि जब आपके पास जो है कि युद्ध करेंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करना पड़ेगा तो आपको क्या है कि आपका खजाना खाली होगा। तो इस सब कारणों से उसकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होती चली गई। साथ ही आर्थिक संकट भी उत्तरदायी था। मुगलों के पतन में आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, जागीरदारी संकट ने राजकोषीय संकट कर दिया। हमने बताया बच्चों कि जागीरदारी संकट, जो जागीर का संकट था वो राजकोष को खाली कर दिया। राजकोष खाली हो गया तो क्या हो गया, शासक की स्थिति बहुत बदतर हो गई। दूसरा, लगातार विद्रोह और युद्ध ने सैनिक खर्चे को बढ़ा दिया, जिससे राजकोष खाली हुआ। भाई जब आप युद्ध करेंगे आपको सेना का खर्च चाहिए, उसको रसद पानी चाहिए, उसको वेतन चाहिए, उसको औजार चाहिए, हथियार चाहिए, तो आपको खजाने से ही सब कुछ देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ थी कि जब आपकी आय हो, जब आपको पैसा कहीं से मिल रहा हो तो ये आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब आपकी आय नहीं हो रही हो तो ये आपके लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर देता है। यही औरंगजेब के साथ हुआ। तीसरा, जागीरदार एवं जमींदार किसानों से अधिक लगान की वसूली करते, जिससे किसानों की स्थिति खराब हुई। भाई जब किसान से आप अधिक से अधिक लगान की वसूली करेंगे तो किसान एक हद के बाद
बाद कहाँ से पैसा देगा सरकार को? वो क्या होगा, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, बदहाल स्थिति होगी। जब किसान खुश नहीं होगा तो आपको लगान बेहतर नहीं देगा, और लगान जब आपका बेहतर नहीं देगा तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए बताया जाता है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा कारण था कि अर्थव्यवस्था उनकी बहुत डमाडोल हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके खजाने में पैसे नहीं थे कि वो खर्चा कर सके। इसीलिए बताया जाता है कि औरंगजेब जो है वो अपना खर्च राजकोष से ना करके, बल्कि वो अपना खर्च क्या है, टोपी सिल के जो है अपना खर्चा चलाता था। वो राजकोष से कभी पैसा नहीं लेता था। बहुत ही जो है कि कम खर्चीला बादशाह औरंगजेब था। तो और उसका कारण था कि उसकी आर्थिक स्थिति का खराब होना। अब अगला देखते हैं प्रश्न घ, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। राजपूतों के प्रति क्या औरंगजेब ने क्या रणनीति अपनाई, उसके संबंध में आपका वर्णन करना है। उत्तर, राजपूतों के प्रति जो नीति अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अपनाई उसे औरंगजेब ने पलट दिया और राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे राजपूतों का विश्वास टूटा। इसका खामियाजा औरंगजेब को भुगतना पड़ा। इससे वह कुशल और निर्भीक सैनिक और सेनापतियों की सेवा प्राप्त करने में असफल रहा। निर्भीक सैनिक तो थे ही भाई, वो कहते थे कि हम युद्ध में प्राण दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और सेनापति ऐसे थे जैसे मान सिंह और भगवान दास, ये सब ऐसे सेनापति थे जिन्होंने बहुत सारी अकबर और अन्य शासकों को विजय दिलवाई हुई थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जसवंत सिंह, जय सिंह आता है। औरंगजेब के समय में शासन, औरंगजेब के समय में बहुत ऊंचे ऊंचे पद धारण करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी जो है कि सेवाएं दी थी। तो उन सब का क्या है, राजपूतों से विच्छेद हो जाने पर या राजपूतों के रूठ जाने पर इन सब की सेवा प्राप्त करने में वो असफल हो जाता है। फिर भी उसने जय सिंह और जसवंत सिंह को अच्छे ओहदे प्रदान किए। वो इन सब होने के बावजूद भी औरंगजेब राजपूतों को दरकिनार नहीं कर सका, क्योंकि उसकी एक कह लीजिए वो दाहिना हाथ थे राजपूत। अगर वो हट जाएं तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे भरभरा के ढह जाए। और यही कारण था कि उसने जय सिंह और जसवंत सिंह को अच्छे ओहदे दिए, इतनी नाराज़गी होने के बावजूद भी। तो इस तरह से बच्चों आपने इस प्रश्न उत्तर को देखा। अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, तो बच्चों आपको बताए थे ये प्रश्न उत्तर हो गया, 4 प्रश्न उत्तर था, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा। प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के गोले को काला करें। क, सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? सतनामी वही थे जो सत्य कहते थे कि हम सत्य की खोज में हैं, या सत्य बोलेंगे या सत्य विचार रखते थे, उन्हीं को हम सतनामी बोलते थे। सत्य मतलब होता है सत्य, इसी कारण उनको सत्यनामी बोला जाता था। और इनका विद्रोह किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय विद्रोह हुआ था। ख, महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? हम जानते हैं कि जसवंत सिंह, एक बार जब दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध होता है तो जसवंत सिंह जो है दारा सिकोह का समर्थन करता है, और जबकि औरंगजेब का वो विरोध कर रहा होता है। तो जब वो युद्ध करता है दारा सिकोह के पक्ष में औरंगजेब से, तो औरंगजेब जो है दारा सिकोह को पराजित कर देता है। मतलब जसवंत सिंह पराजित हो जाता है, और जब पराजित होकर वो घर जाता है तो उसकी पत्नी उसको अपने द्वार से ही भगा देती है, कि कहती है कि तुम राजपूत होके तुम युद्ध हार के और चले आए, सर कटा के चले आते तो हम गौरवान्वित महसूस करते, तुम युद्ध हार के और चले आए। तो इस तरह की राजपूतों की महिमा थी, इस तरह का उनका गर्व था, महिलाओं का गर्व था। तो इसलिए आप देखेंगे कि जसवंत सिंह किसके दरबार से संबंधित था? औरंगजेब के। और देखिए प्रोजेक्ट वर्क बच्चों करना है। अपनी पुस्तक में दिए गए मुगल शासकों में से किस शासक के कार्य आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप जानते हैं कि अकबर इसमें सबसे बेहतर शासक था, तो अकबर के कार्य लिखिए और उसके बारे में लिखिए और क्यों वो अच्छा लगता था ये लिखिए। वर्तमान में यदि किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो वहाँ की जनता तथा शेष विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, जब 2 राष्ट्रों में युद्ध होगा तो सबसे पहले तो जनता की हानि होगी, जनता मारी जाएगी। दूसरा, सैनिक मारे जाएंगे। तीसरा क्या होगा कि जनधन की हानि होगी। फिर संचार व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो जाएगी। फिर आप जानते हैं कि हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, वो सब बंद हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। ये सब 2 युद्धों के बीच होता है। फिर
सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा जो है घाटा होता है वो अर्थव्यवस्था का होता है कि आपको जो है युद्ध में बहुत सारा धन आपका खराब हो जाता है। भाई युद्ध में क्या होगा, युद्ध में केवल हथियार बनते हैं और हथियार नष्ट होते हैं, बनते हैं, नष्ट होते हैं, तो आपका जो है कि सारा खजाना खाली हो जाता है। तो दो देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव ये सब पड़ता है। ठीक। अब अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है कि मुगल वंश ने कब तक शासन किया, इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए जो चार्ट पीले रंग का दिया हुआ है, इसको हम समझा रहे हैं। अच्छा, हमने पूरे मुगल वंश के शासकों का वर्णन नहीं किया है, केवल जितने शासकों का इसमें नाम दिया है उतने ही मुगल वंश के शासकों को हमने जोड़ा है कि इतने वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद के जो शासकों ने शासन किया उसमें बहुत सारे शासक थे, तो उन्होंने भी काफ़ी 150 या उससे अधिक वर्षों तक शासन किया था। तो जितना इनमें दिया हुआ उतने का ही हमने कुल निकाला हुआ है। तो देखिए मुगल वंश कुल 165 वर्ष तक शासन करते हैं। बाबर संस्थापक रहता है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक, ये चार वर्षों तक शासन करता है। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक, ये 10 वर्ष तक हुआ। फिर तथा 1555 से 1556 जब वो 15 वर्षों तक फारस में रहता है भागकर शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित करने के पश्चात, तो फिर जब वो आक्रमण करता है तो 1 साल जो है केवल दिल्ली का शासक रह पाता है। तो 11 वर्ष तक हुमायूं शासन करता है। फिर अकबर आता है, वो 1556 से 1605 ईस्वी तक 49 वर्षों तक ये अकबर शासन करता है। ये बहुत ही महान शासक था, इसने लंबे समय तक शासन किया। जहांगीर आप देखते हैं 1605 से 1627 ईस्वी तक 22 वर्ष तक जहांगीर शासन करता है। और शाहजहां आप देखेंगे कि 1628 से 1658 ईस्वी तक, मतलब 30 वर्षों तक ये अपना शासन संचालित करता है। और औरंगजेब आता है, वो 1658 से 1707 तक शासन करता है, लगभग 49 वर्षों तक इसका शासन रहता है। तो आप देखेंगे कि इन जो औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे शासक हुए, जैसे बहादुर शाह हुआ, जहांदार शाह हुआ, फरूख सियर हुआ, मोहम्मद शाह हुआ। मतलब ये है कि आपको मैं बताऊँ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद तक बहादुर शाह द्वितीय ने शासन किया हुआ था, जो मुगल साम्राज्य का शासक था। तो कहने का आशा जो है 1707 के बाद भी लगभग 150 वर्षों तक मुगल सत्ता चलती रही, लेकिन वो उसकी पावर नहीं थी, वो उसकी शक्ति नहीं थी जो औरंगजेब के समय थी या शाहजहां के समय थी, जो अकबर के समय थी, वो टूटकर बिखर चुकी थी। बस नाम के जो है मुगल वंश बचा हुआ था। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा हो गया। नमस्कार, जय हिंद।